चलिए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच एलिमेंट इज़ अनस्टेबल टू फॉर्म MF6 3 नेगेटिव? कौन सा है जो MF6 टाइप और 3 नेगेटिव इस तरह का कंपाउंड नहीं बना सकता? गैलियम, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम। अगर आप इन सब को देखें ना फ्रेंड्स, तो इनके पहले आप देखिए कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि MF6 टाइप का कौन नहीं बना सकता। इसमें जो है ना बोरॉन ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ऊपर है, और है ना ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इन्हीं के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता था, जिससे कि ये अपना वैलेंसी क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके। नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इनके पास क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हम गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम को हटा दें क्योंकि ये नीचे के पीरियड में आते हैं, तो एक बोरॉन ही है। देखिए बोरॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है 5 ना, तो 1s2, 2s2 और 2p1 होता है इसका। देख लीजिए 2 और सेकेंड शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर, पी के पास 3 होते हैं ना, 3, ये 3 होते हैं ना पी के पास, और ये एस के पास 2 हैं। देखिए इस तरीके से, और पी के पास 1 है। तो ये एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है ना। तो ये अब ये सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग कर या लेकर एक इलेक्ट्रॉन और अपनी वैलेंसी को इंक्रीज़ कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये MF4 टाइप के तो बना सकता है, MF4 1 नेगेटिव टाइप के, MF4 1 टाइप के बना सकता है, एम जहाँ पर M बोरॉन होगा, ठीक है। लेकिन ये MF6 नहीं बना सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं आगे से। अगर डी होता तो शायद ही एक्सटेंड कर लेता है। जैसे एल्यूमिनियम है, वो आराम से AlF6 टाइप का बना लेगा 3 नेगेटिव, क्योंकि मतलब AlF6 टाइप के, क्योंकि उसके पास क्या डी ऑर्बिटल है और वो उस हिसाब से अपना एक्सटेंड कर सकता है अपनी वैलेंसी को, ठीक है। तो बोरॉन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई H2S इज़ मोर एसिडिक दैन H2O, ठीक है। तो H2S एसिडिक क्यों है ज़्यादा? इसका रीज़न ये है कि जो H और S के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो वीकर होती है। मतलब उनके बीच कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हों और हाइड्रोजन आराम से एज अ प्रोटॉन निकल जाता है। तो ये इसलिए एसिडिक नेचर शो करता है। वहीं पर अगर आप H2O को देखोगे तो H और O के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह सकते हो आप, और इसका हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन नहीं निकल पाता है, और ये जिसकी वजह से एसिडिक नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बोरॉन कैन फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन? कौन सा एनायन बना सकता है? देखिए कौन सा कैन नॉट कह रहा है, कौन सा नहीं बना सकता? BO2 1 नेगेटिव, BO4, देखो 2 तो बना सकता है, O2, BH4 भी ये बना सकता है, मैंने आपको बताया था, है ना। MF4 या MH4 या BH4 बना सकता है, BOH4 भी ये बना सकता है, लेकिन ये BF6 नहीं बना सकता। अभी ऊपर वही तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि MF6 कह दो या फिर BF6 कह दो, ये नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ये किस मेटल के अलॉय हैं? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। जो गन मेटल है ना, वो तो जिंक, कॉपर और जिंक, मतलब एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक नंबर 30 का जो है प्लस 10 50 एटॉमिक नंबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। 30, 50 और 29 कह सकते हो आप। एटॉमिक नंबर से भी कभी कभी हमें याद करने पड़ जाते हैं क्योंकि इतने सारे अलॉयज़ हैं ना, वो याद नहीं होते हैं, तो एटॉमिक नंबर से भी आप इनको याद कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे याद किए हुए हैं, अब आप देख लीजिए आपको किस तरीके से याद हो सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से याद कर लीजिए 20, 30, 50 और 29, ठीक है। और गन पाउडर का जो, अब इसमें मैंने गन मेटल के साथ गन पाउडर भी ऐड कर दिया है क्योंकि ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था कहीं। तो ये सल्फ़र, कार्बन और KNO3 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ये ब्लास्टिंग के काम में आता है। जैसे ब्लास्ट करना होगा उसके अंदर यही पाउडर फिल किया जाता है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है। और जर्मन सिल्वर 28, 29 और 30, 28 निकल, 29 कॉपर, 30 जिंक, ठीक है। निकल, कॉपर एंड जिंक का एक है कॉम्बिनेशन है,
राइट। तो याद कर लीजिएगा, यही तरीका बेस्ट रहेगा क्योंकि मेटल इतने सारे हैं कि मतलब इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। विच रिएजेंट इज़ यूज इन द वुल्फ क्रिस्टनर रिएजेंट? वुल्फ क्रिस्टल रिएजेंट में हाइड्रोजन यूज़ होता है फ्रेंड्स, H2 एंड NH2 यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। चल नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन। आइए क्वेश्चन को देखिए आप, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ध्यान से सुनिए, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए कह रहा है कि ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, टफ होता है। बट वहीं पर अगर आपको क्लोरीन इसका किसका 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो, इसका इमेजिन कीजिए पिक्चर, उसमें से उस बेंजीन से अगर हटाना है तो इजीली रिप्लेस हो जाता है। क्या रीज़न है, मैं पहले आपको इसके इन दोनों का डायग्राम बना के बताती हूँ। देखिए ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है आपको, ठीक है, और वहीं पर आपको इससे भी फिनॉल बनाना है। 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 ना डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 NO2 डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरीन 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो, है ना, यही हो गया। तो इससे भी फिनॉल बनाना है। इसमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। क्यों? ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आया हुआ क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो NO2 ग्रुप होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ऐसे खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन को खींच देंगे तो जी जो बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच जो बॉन्डिंग है ना, वो वीक हो जाएगी, है ना, और वो आराम से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्लोरीन बाहर आ जाएगा, है ना। तो इजीली मतलब फिनॉल का ये वाला OH ग्रुप इसमें अटैक कर सकता है। जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है उसका OH ग्रुप आराम से इसमें आ सकता है। लेकिन वहीं पर आप क्लोरोबेंजीन को देखो, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है ना, तो इसमें ये जो बॉन्ड होगा ना, ये स्ट्रांग होगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं कोई, तो जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा और ड्रास्टिक कंडीशंस देकर हमें फिनॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो मैंने क्या लिखा है, इसका आंसर देखिएगा, आप देख लीजिए एक बार। बिकॉज NO2 ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। अब आते हैं, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द मेन प्रोडक्ट इज। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए लिया है ताकि ये क्वेश्चन आपके रिवीजन में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी डाला था। देखिए फिर मैंने आपको बोला था फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, डज नॉट रिएक्ट विद दी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, नहीं करता ही फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन। बट अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, थोड़ा सा क्या करते हैं, बेस वगैरह डाल दें इसमें, है ना, तो ये रिएक्शन कर जाता है और माइनर अमाउंट में क्लोरोबेंजीन बनता है और POCl3 निकलेगा, ठीक है। POCl3 निकलेगा, POCl3 तो निकलता ही है, मैंने बताया था आपको, और क्लोरोबेंजीन माइनर बनेगा, माइनर। विच सब्सटेंस इज़ अ सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये सॉफ्टेस्ट फॉर्म वैसे हम कहते हैं ग्रेफाइट का होता है। एक्चुअली इसके दो फॉर्म होते हैं ना, एमॉर्फस और क्या, एमॉर्फस और ये दूसरा कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन। तो अगर एमॉर्फस फॉर्म में सॉफ्टेस्ट की बात करें तो वो लैम्प ब्लैक है ना। ये एमॉर्फस फॉर्म का सॉफ्टेस्ट क्या है, इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब सॉरी एमॉर्फस फॉर्म है इसका ये, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन कौन से एमॉर्फस फॉर्म होते हैं कार्बन के। एक तो कोल होता है, लैम्प ब्लैक तो है ही एमॉर्फस फॉर्म, कोल है ही, और दूसरा कौन सा है, चारकोल। कौन सा चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल। ये तीन जो है ना, ये एमॉर्फस फॉर्म होते हैं। एमॉर्फस फॉर्म मतलब जिसमें कोई सिमेट्री, जो एटम्स के बीच में कोई सिमेट्री नहीं होती है ना, ऐसे रैंडमली वो अटैच रहते हैं, तो वो क्या एमॉर्फस फॉर्म समझ लीजिए आप यहाँ पे होता है उसका, ठीक है। और ये जो लैम्प ब्लैक होता है ना, इसमें 99% तक कार्बन होता है, समझिए आप। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद ये कह रहा है कि ये बनाया कैसे जाता है। एक्चुअली लैम्प ब्लैक जो बनता है ना, वो कार्बन रिच सब्सटेंसेस से बनता है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है उससे बनता है। अगर हम देखें, टर्पेंटाइल ऑयल हो गया, तारपीन का तेल कहते हैं जिसको, कैरोसिन ऑयल हो गया, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको अगर हम जला देना और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर अगर देंगे तो फ्री कार्बन निकलते हैं। अब क्या होता है ना, ये जो
बहुत ही फ्री, मतलब इनमें से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन निकलता है। अब इस कार्बन को अगर हम जमा कर दें ना, तो वो पाउडर के फॉर्म में जमा हो जाता है और उसी को हम लैम्प ब्लैक कहते हैं। और ये लैम्प ब्लैक जो होता है ना, ये किस में काम आता है पता है? वो प्रिंटिंग इंक होती है ना, ब्लैक कलर की जो प्रिंटिंग इंक, उसमें काम आता है। और इसको टायर्स में फिलर्स के काम में ही आता है, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा ये शू पॉलिश में भी काम आता है और काजल भी इससे बनता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको लैम्प ब्लैक के बारे में बताई। लैम्प ब्लैक क्या है? एक अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से अमोर्फस फॉर्म है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। 3 है, कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक। तो लैम्प ब्लैक में 99% का कार्बन होता है। इसे काजल, शू पॉलिश और टायर्स में फिलर्स के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा प्रिंटिंग इंक इससे बनाया जाता है। व्हाट इज़ एनीलिंग? एनीलिंग क्या होता है ना, ये होता है ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ ग्लास। ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ ग्लास एक्चुअली एनीलिंग में क्या करते हैं ना, पहले हीट किया जाता है, काफ़ी हीट किया जाता है और फिर इसको धीरे धीरे करके उसको ठंडा किया जाता है, जिससे कि उसकी क्या होती है, वो सॉफ्टनेस बढ़ती है उस मेटल की, या फिर उस जिस ग्लास है उसकी सॉफ्टनेस बढ़ती है। धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, ग्लास बनता किससे है? ग्लास सिलिका डस्ट से बनता है, बाय हीटिंग सिलिका डस्ट। अभी सिलिका में मिलता कहाँ से है भाई? सिलिका हमको मिलता है कहाँ से? सैंड से, सॉइल से, कंक्रीट से, है ना। और कहाँ से मिलता है? आर्टिफिशियल स्टोन्स, ग्रेनाइट, इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है? सिलिका मिलता है। आपको पता है हम सॉइल को भी मेल्ट कर सकते हैं अराउंड 1700 डिग्री सेल्सियस, तो तब हम उससे सिलिका निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉइल में ही तो है सिलिका, और उससे फिर हम क्या बनाते हैं? ग्लास बनाते हैं और फिर से ठंडा करके हमारा ग्लास तैयार हो जाता है। ग्लास क्या है पता है आपको? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन इसको कांच क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसको ठंडा करके क्या किया जाता है? सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। और अगर आप कभी देखो ना, अगर कोई बहुत पुराना ग्लास अगर आपने देखा हो, बहुत साल पुराना, तो अगर आप उसे टच करेंगे ना, तो पता है आप देखोगे कि वो नीचे की तरफ ना थिक हो गया है और ऊपर की तरफ थिन हो गया है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया है और नीचे की तरफ थिक ग्लास हो गया है, ठीक है। देखिएगा आप, ये तो सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है कांच? क्योंकि इसकी एनीलिंग होती है, कूलिंग होती है इसकी, इसलिए ग्लास सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बट इसका नेचर कैसा होता है? लिक्विड होता है। और कभी ओल्ड ग्लासेस को टच करके देखिएगा। व्हाट इज़ वाइट लेड? वाइट लेड जो होता है वो बेसिक लेड कार्बोनेट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पीबी, मैं आपको लिख के बताती हूँ, पीबी CO3 डॉट पीबी OH हो, सॉरी, इस तरीके से 2 मोल्स ऑफ PbCO3 डॉट PbOH, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं, वाइट लेड को कहते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट। वाइट लेड क्या है? बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोरल सीमेंट? सोरल सीमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, इन्हें आप ना लाइटली ना लें। सोरल सीमेंट जो होता है ये मैग्नीशियम का कंपाउंड मैग्नीशियम से बनता है, MgCl2 और 5MgO और वाटर के मॉलिक्यूल से ये बनता है। और ये फिलिंग, टीथ की फिलिंग में इसका यूज़ होता है। MgCl2.5MgO.XH2, इट इज़ यूज इन द फिलिंग टीथ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन? ये दोनों ही डिक्रीज होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनकी विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे हनी है ना, हनी कैसा विस्कस है बहुत, है ना। तो पानी का जो सरफेस होता है वो भी किस तरह का होता है?
आपने पढ़ा होगा ना, मच्छर वगैरह उसमें क्या अंडे दे सकते हैं, बैठ सकते हैं सरफेस पर, वो डूबते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं डूबते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। नीचे के पार्टिकल जो होते हैं ना, वो पानी की ऊपर ही वाली लेयर को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं, है ना। तो ये सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स का टर्म है। चलिए कोई नहीं, अभी हम देखते हैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये ज़्यादा क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, है ना। हनी को देखो, हनी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा ना हनी, इसलिए विस्कोसिटी से विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। आप इनको पढ़ते रहिए, मैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस डालती हूँ आपके लिए, और आप इनके नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।